नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वित्त प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। वित्त प्रशासन का जीवन रक्त है। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। वित्त के अभाव में सरकार ठीक वैसे ही कोई कार्य नहीं कर सकती जैसे बिना पेट्रोल के मोटर बाइक नहीं चल सकती। तो आज हम पढ़ेंगे वित्त का प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वित्त के बगैर प्रशासन चल सकता है, नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता, और वित्त के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं, फाइनेंस के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है, वित्तीय प्रशासन के क्या आशय होते हैं, क्या उद्देश्य हैं और क्या इसके सिद्धांत हैं और कौन सी एजेंसी इसमें काम करती है। तो चलते हैं वित्त प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा है वो उसको आपको टच करना है। तो वित्त प्रशासन के बारे में लॉयड जॉर्ज ने एक बार कहा था कि जिसको शासन कहते हैं वो वास्तव में वित्त ही है। यानी हम जिसको शासन मानते हैं वो वास्तव में वित्त का ही शासन है, इससे अलग कुछ नहीं है। उसी पर एक टास्क फोर्स जिसको हूवर कमीशन भी कहते हैं ने भी वित्त आधुनिक शासन के अंतःस्थल तक पहुंच चुका है, ऐसा माना है। डॉक्टर एल डी वाइट ने प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग ने कहा है कि प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उससे वैसे ही अपृथकरणीय होता है जैसे मनुष्य और उसकी छांव। यानी डॉक्टर एल डी वाइट, जिनका लोक प्रशासन में बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि वित्त और प्रशासन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। प्रत्येक प्रशासनिक ये जो कार्य है उसका एक आर्थिक पहलू होता है और वो उससे वैसे ही जुड़ा रहता है जिस तरह से मनुष्य और उसकी छाया आपस में जुड़ी रहती है। विलोबी ने लिखा है कि एक दक्ष शासन की समस्या में अंतर्निहित तत्व वित्त प्रशासन से अधिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी वो कहते हैं कि एक दक्ष प्रशासन होता है या शासन होता है, उसमें जो तत्व हम गिनते हैं तो उन तत्वों में वित्त प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी दूसरा तत्व नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस बताते हैं फाइनेंस की प्रशासन में। तो वित्तीय प्रशासन राजकीय शासन प्रबंधन का ही एक अंग है और यह विज्ञान और कला दोनों है। ये आर्ट और साइंस दोनों है। इसको हम आर्ट्स भी मान सकते हैं, कला भी मान सकते हैं। विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में यह राजकीय वित्त व्यवस्था को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों की स्थापना करता है, तथा कला की दृष्टि से, आर्ट की दृष्टि से सरकारी संगठन का वह भाग है जो राजकीय कोषों के इकट्ठा करने, संग्रह करने, संरक्षण, उसको संरक्षित करने के लिए वितरण का, राष्ट्रीय आय और व्यय के समायोजन का, राज्य की ओर से किए जाने वाले साख संबंधी कार्यों की व्यवस्था करता है। यानी एक तरफ ये आर्ट्स हैं, दूसरी तरफ साइंस है। जिस तरह साइंस के में नियम होते हैं उसी तरह ये भी कुछ नियम और कानून कायदों के तहत ही काम करता है। और जिस तरह आर्ट्स में कुछ व्यवहारिक चीज़ें होती है, जैसे कैसे फाइनेंस है उसका संग्रह किया जाएगा, कैसे संरक्षण किया जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन सब का ध्यान हमें रखना होता है। तो हम
देखते हैं कि ये आर्ट्स और साइंस है और इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस लॉयड जॉर्ज, हूवर कमीशन और एल डी वाइट और विलोबी ने इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई है। अब हम पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन और जो वित्त प्रशासन है अ, और लोक प्रशासन का संबंध क्या है। तो हमने संबंध यही पढ़ा है, देखा है कि जिस वित्त प्रशासन और लोक प्रशासन में कुछ अन्यायनिश्चित संबंध है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। सामान्यतः वित्त प्रशासन और लोक प्रशासन 3 कड़ियों से जुड़ा होता है। वो कड़ी कौन कौन सी है? पहली कड़ी ये होती है कि प्रशासन के अधिकांश कार्य है उसका आधार धन है, यानी बगैर धन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। द्वितीय कड़ी कौन सी है? दूसरी, लोकहित को कोई भी लोकहित की कोई भी योजना क्रियान्वित की जाए अथवा किसी भी प्रगतिशील नीति को अपनाया जाए उसमें धन लगाना पड़ता है। यानी आपको पब्लिक वेलफेयर में यदि कोई भी काम करते हैं या कोई भी प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए आपको, यानी किसी भी प्रोग्रेसिव पॉलिसी के लिए आपको धन लगाना ही पड़ेगा। तीसरा, वित्तीय तथा प्रशासनिक मामले अनेक स्तरों पर साथ साथ उठते हैं, यानी फाइनेंशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है वो अनेक स्थानों पर एक साथ साथ रहती है और उन्हें संचारू रूप से संबंध करना आवश्यक होता है। यानी जब तक आप उन दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखोगे तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इसके दोनों के बीच पहलू है या फिर इन दोनों के बीच में संबंध है वो बहुत ही गहरा है, जिसको हम 3 पॉइंट्स के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहला, कि अधिकांश कार्यों में धन की ज़रूरत होती है। दूसरी, किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए या पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और तीसरा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ ही राइज होते हैं। दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसी है, एक साथ ही राइज होती है और उसका समाधान करना जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वित्तीय प्रशासन के आशय एवं उद्देश्य, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, इट्स मीन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट्स मीन एंड ऑब्जेक्टिव्स जब हम पढ़ते हैं, यानी इसके क्या आशय हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो जैसे आपको पता है कि प्रत्येक सरकार अपने कार्य और दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी संपन्न करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। यानी सरकार के विभिन्न रिसोर्स होते हैं आय प्राप्त करने के लिए, और उनके सामने बहुत एक बड़ी समस्या ये होती है कि आय का व्यय किस प्रकार किया जाए, यानी इस आय का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, आय की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या हो, यानी जो व्यय है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस व्यवस्था का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो और इस व्यवस्था की विधि क्या हो, यानी पॉलिसी या टेक्निक क्या हो। सामान्यतः सभी इस विचार से सहमत हैं कि सरकार को अपने आय का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों पर आय का यथासाधन समान भार पड़े, अर्थात किसी एक वर्ग पर अधिक और विशेष वर्ग पर ज़्यादा भार न पड़े, और सरकारी व्यय से समाज को अधिकतम लाभ पहुँचे। यानी जब आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हो तो भी आपको ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे कि समाज का प्रत्येक वर्ग है वो समान तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। उसी तरह जब आप व्यय करते हो, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतम लाभ है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भी यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपनी आय और व्यय को संतुलन बनाए रखे,
व्यक्ति की तरह ही सरकार भी इसी तरह का व्यवहार अथवा जागरूकता अपनाती है, ताकि न तो ज़्यादा आय हो और न ज़्यादा व्यय हो। आय के साधनों के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जो हम पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से टैक्स है वो स्टेट लेता है और कौन कौन से हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। लेकिन अब जो आय हो गई है, उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिए हर सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है, और ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। और उस कार्य के लिए को हम आजकल वित्तीय प्रशासन को ही करना पड़ता है, यानी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ही यह कार्य करना पड़ता है। यानी आय व्यय और दोनों में मितव्यता रखनी चाहिए, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव पॉलिसी भी न हो और उस पॉलिसी से सारे वर्गों का भला हो। तो इसके लिए पिफनर ने जो वित्तीय प्रशासन को एक गतिशील, एक डायनामिक प्रोसेस माना है, जिसके उद्देश्य, आशय तो हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं उद्देश्य। पिफनर ने वित्तीय प्रशासन को एक गतिशील डायनामिक प्रोसेस माना है, या डायनामिक प्रोसेस कहा है, जिसके उद्देश्य पिफनर के अकॉर्डिंग पहला बजट तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑफ बजट अर्थात सरकार के आय और व्यय का अनुमान लगाना, यानी सरकार को कितनी आय होगी और कितनी व्यय होगा इसका अनुमान लगाना। दूसरा, बजट के लिए व्यवस्थापिका की अनुमति, लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ द बजट, लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ द बजट प्राप्त करना। बजट अर्थात नेक्स्ट है वित्त का राजकोष द्वारा प्रबंध, वित्त का राजकोष द्वारा प्रबंध, वित्त का राजकोष के द्वारा प्रबंध अर्थात बजट संबंधी सभी प्रक्रियाओं के संबंध में संशोधन के प्रति उत्तरदायित्व, या दूसरे शब्दों में समुचित रूप से हिसाब किताब रखना और उसकी जांच करना। ट्रेजरी मैनेजमेंट इसको हम कह सकते हैं कि जो जितना भी आय व्यय है उसका हिसाब किताब रखना, यानी जब भी ज़रूरत पड़े कि कौन से मद में कौन से विभाग को या फिर कौन सी योजना को कितना पैसा दिया गया है और उसका आउटपुट कितना है और कितना पैसा वापस आया है, इस चीज़ को मैनेज करना। तीसरा है विधायी, चौथा है विधायी उत्तरदायित्व, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी अर्थात बजट से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के संबंध में संसद के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, यानी जो भी आप बजट बना रहे हो वो आपका विधायी अकाउंटेबिलिटी निश्चित करता है कि आपको जो भी बजट है उसको संसद में रखना है, और फिर संसद में जो उससे क्वेश्चन और आंसर हैं वो दिए जाएं, ताकि जो सरकारी या फिर जनता का जो पैसा है उसका गलत उपयोग है वो सरकार के द्वारा न किया जाए। संक्षेप में हम बोल सकते हैं वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत राजकीय आय का संचय, संरक्षण और वितरण, आय तथा व्यय का समायोजन, राजकीय ऋणों की व्यवस्था, यानी जो गवर्नमेंट्स लोन होते हैं उसकी व्यवस्था करना, राज्य के वित्तीय मामलों का सामान्य नियंत्रण, यानी जो स्टेट के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनका जनरल कंट्रोल आदि का समावेश इसमें
होता है। जहाँ तक आय का संबंध है, आय प्राप्त करने की सभी रीतियाँ हमने जो संविधान के द्वारा निश्चित कर दी गई है वो ही हमें अपनानी पड़ती है। तो पिफनर ने ये 4 तरह से इसके आशय और उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बजट तैयार करना। दूसरा, बजट के प्रति व्यवस्थापिका की अनुमति प्रदान करना, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उससे आप जो भी बजट हैं उसकी स्वीकृति, बगैर स्वीकृति के आप बजट नहीं पेश कर सकते, या फिर यूँ कहें कि उसकी स्वीकृति के बगैर कोई एक भी पैसा आप इधर उधर नहीं लगा सकते हैं। तीसरा, वित्त का राजकोष, यानी जो आपने वित्तीय व्यवस्थाएं की है उसका हिसाब किताब रखना, ट्रेजरी से संबंधित ये काम होता है। और चौथा, विधायी उत्तरदायित्व, यानी कि जो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है वो तय करना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे। अब हम पढ़ेंगे वित्त प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत, मेजर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल, FA मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है प्रभावशाली नियंत्रण। यह आवश्यक है कि वित्त की प्रत्येक अवस्था पर कठोर नियंत्रण रहे। यह नियंत्रण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों की ओर से होना चाहिए। यह उचित है कि नियंत्रण यथासंभव सरल हो, यानी कि आप जो भी फाइनेंस वित्त प्रशासन है उस पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का नियंत्रण होना, प्रभावशाली नियंत्रण और सरल नियंत्रण होना चाहिए। इतना भी ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक भी पैसा लगाने से हिचकाए। यानी उससे क्या होता है कि फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या यूँ कहें कि जो नेता होते हैं, वो फिर किसी भी तरह की पॉलिसी बनाने से हिचकाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। व्यवस्थापिका की इच्छा के अनुसार कार्य निर्वहन, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके इच्छा के अकॉर्डिंग ही कार्य निर्वहन होना चाहिए। वित्तीय मामलों में व्यवस्थापिका की इच्छा अनुसार काम किया जाना चाहिए, क्योंकि वही जन इच्छा के प्रतिनिधि होती है। यानी हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका मतलब हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो हमारे लिए भला चाहते हैं और उन्हीं की इच्छा से जो हमारा फाइनेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर उसके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि व्यवस्थापिका देश के जनता की इच्छाओं, भावनाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होती है। अतः कार्यपालिका का यह कार्य, यानी एग्जीक्यूटिव का यह कर्तव्य है कि यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित वित्त की प्राप्ति और व्यय की योजना बनाए। यानी कि जो हमारी जन इच्छा, भावना, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कौन कौन व्यक्त करती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसी के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, उसको काम करना चाहिए। संगठन की एकता, संगठन की एकता वित्त प्रशासनिक व वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था पर शासन में एक रूपता होनी चाहिए। तब यह तभी संभव है जब संपूर्ण व्यवस्था का केवल एक ही अधिकारी नियंत्रण करने वाला हो। यानी ऊपर से नीचे संगठन में एकता होनी चाहिए, एक जैसा संगठन होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर एक तो अकाउंटेबिलिटी रहती है, दूसरी जो आदेश की एकता रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, और प्रभावशाली तरीके से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। और इसके लिए जो वित्तीय संगठन का एकीकरण है वो कर दिया जाना चाहिए,
केंद्रीकरण और एकीकरण का आशय निरंकुशता स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकती यहाँ पे। यानी ये नहीं कि आप केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन के चक्कर में आप निरंकुश हो जाएं और स्वेच्छाचारी हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना केंद्रीकरण होना, एकीकरण होना चाहिए ताकि आसानी से कार्य संपन्न किए जा सके। सरलता नेक्स्ट है, वो सरलता है, सिंपलिसिटी है। यानी वित्तीय प्रशासन व्यवस्था सरल होनी चाहिए जिसमें कार्यों का संपादन शीघ्रता से, यानी कार्य हैं वो जल्दी जल्दी और नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से होते रहें। ऐसा होने पर ही शासन में वांछित मितव्ययता आ जाती है। यानी जो शासन है उसमें मितव्ययता आ सकेगी और लोग शासन प्रबंधन के कार्य संचालन को समझ भी सकेंगे। तो ये 4 सिद्धांत है जिसमें सरलता, संगठन की एकता, व्यवस्था की इच्छा अनुसार कार्य होना चाहिए और प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रशासन के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। यानी कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है। इनको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे 1 नंबर विधानमंडल अथवा व्यवस्थापिका, द लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं। दूसरा द एग्जीक्यूटिव, द फाइनेंस डिपार्टमेंट, द ऑडिट डिपार्टमेंट और संसदीय समिति। तो हम पहले पढ़ते हैं विधानमंडल और व्यवस्थापिका यानी द लेजिस्लेचर। जैसा हमें पता है कि प्रजातांत्रिक राज्यों में राजस्व पर यानी जो फाइनेंस होता है उस पर लेजिस्लेचर का अधिकार होता है। यानी जिसमें जन प्रतिनिधि बैठते हैं, जो जन प्रतिनिधियों की जो सभा होती है वो ही फाइनेंस पर अधिकार रखती है। और व्यवस्थापिका ही आय व्यय की मदों का निर्धारण, यानी कौन कहाँ कितना आय करना है, कितनी व्यय करना है, कितना लेना है, कितना देना है, उसका निर्धारण करने का काम लेजिस्लेचर का होता है। संसद की सत्ता इस सिद्धांत पर आधारित है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर न लगाया जाए। वार्षिक बजट के माध्यम से सार्वजनिक धन का सरकारी क्रियाओं पर खर्च के लिए विनियोजन करों की अनुमति देना। यानी फिर इस लेजिस्लेशन का काम क्या होता है कि वार्षिक रूप से बजट का नियोजन करना, करों की यानी नए टैक्स लगाने की अनुमति देना और जो नए फिलहाल जो टैक्स लगे हैं उसमें वृद्धि करना, वास्तविक ऋण की शक्ति प्रदान करना यानी आप कहाँ से लोन ले सकते हैं उसकी व्यवस्था करना, और जो ऑडिट से संबंधित काम है उस पर कंट्रोल करना, और लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर से संबंधित स्कीम्स बनाना आदि इसका काम होता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में इन कार्यों का संपादन लगभग जो लोअर होता है, निम्न सदन होता है जिसको हम लोग हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। तो हमने हाउस ऑफ कॉमन की तरह ही शायद हाउस ऑफ कॉमन की तरह ही हमने लोकसभा को अपनाया है, क्योंकि हमारी संसदात्मक प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। इसलिए हमारा जो लोकसभा है वो ही धन पर नियंत्रण रखने का काम और धन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और जो बजट है उसको बनाने का काम इसी का होता है। ये ही बजट की स्वीकृति देता है, और राष्ट्रपति का काम होता है कि वो इस बजट को विधानमंडल या व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि बिना लोकसभा की स्वीकृति के कोई बजट पारित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है द एग्जीक्यूटिव, द कार्यपालिका। वित्तीय प्रशासन का एक दूसरा मुख्य एजेंसी कार्यपालिका है जिसके द्वारा वित्तीय नीति का निर्धारण और वित्तीय मांगों का व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुतिकरण होता है। यानी कितनी जो डिमांड्स है उसको प्रेजेंट करना लेजिस्लेचर के सामने, ये काम कार्यपालिका होता है।
बजट निर्माण का संपूर्ण उत्तरदायित्व, यानी जो बजट है उसको बनाने का काम का उत्तरदायित्व है वो एग्जीक्यूटिव पे होता है। आर्टिकल 112 संविधान का आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वित्तीय प्रशासन के लिए सरकार की अनुमति, प्राप्तियों, व्यय का एक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करेगा, जिसको हम बजट कहते हैं। वो आर्टिकल 112 में परिभाषित किया गया है कि राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों के सामने भारत की सरकार की जो आय और व्यय का लेखा जोखा है वो प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है द वित्त विभाग, द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वित्तीय मामलों की देखरेख करने वाला केंद्रीय विभाग एक या एक से अधिक हो सकते हैं। यह विभाग विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करके वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, जिसको बजट कहते हैं। बजट पर सरकारी अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद वित्तीय मंत्रालय ही, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही सरकार के संपूर्ण आय व्यय को नियंत्रित करता है। यानी जब हमें बजट की अनुमति मिल जाती है लेजिस्लेचर से और वो दिलवाने का काम एग्जीक्यूटिव करती है, तो उसके बाद में बजट का संपूर्ण देख रेख करना, उस पर नियंत्रण करना और कहाँ पैसे खर्च करने हैं, जो अलॉटेड पैसे हैं वो कहाँ किस तरह किस नीति के तहत खर्च किए जाएंगे, ये सारा काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। यानी एक गवर्नमेंट होती है उसमें एक डिपार्टमेंट वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो उसका ये काम रहता है। लेखा परीक्षक एवं जांच विभाग, द ऑडिट डिपार्टमेंट, यह देखता है कि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत बजट और उसी के आदेश के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इससे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए स्वास्थ्य पे 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और एग्जीक्यूटिव ने ये 1,000 में से सिर्फ 500 ही खर्च किए, बाकी 500 है वो एजुकेशन पे खर्च कर दिए हैं, तो इस चीज़ की जांच करने का काम है वो लेखा परीक्षक या जांच विभाग, द ऑडिट डिपार्टमेंट का होता है। वो समय समय पर ऑडिट करते रहते हैं। आजकल जो मुद्दा चल रहा है कि पीएम केयर से जो वेंटिलेटर्स आए थे, क्या राज्यों ने उसका सही यूज किया है नहीं किया है, उसकी भी ऑडिट चल रही है। तो ये भारत में 1913 से ही लेखा परीक्षा की स्वतंत्र सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यानी 1913 से ही ऑडिट डिपार्टमेंट चल रहा है। आर्टिकल 148 से 151 यानी 148 से 51 के बीच में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहा जाता है, कैग जिसको कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहा जाता है, उसकी व्यवस्था 148 से 51 के बीच में की गई है। इसी तरह हम संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो काफ़ी तरह की होती हैं, जिसमें पहली होती है अनुमान समिति, एस्टीमेट कमेटी, लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये दोनों मिलकर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों मिलकर जो जनता का पैसा है उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। अनुमान समिति सरकार के विभिन्न विभागों, यानी एस्टीमेट कमेटी है वो विभिन्न विभागों के व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में मितव्यता लाने के लिए सुझाव देती है, उसको कम करने का सुझाव देती है। सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो ये जांच करती है और उसमें पाई जाने वाली अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए भविष्य में इसके रोकथाम का सुझाव देती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट की एजेंसीज और उसके प्रमुख थियरीज़
और उसके उद्देश्य जो पिफनर ने 4 तरह के बताए हैं, सॉरी इसमें 5 है पिफनर में, एक और इसमें ऐड करना है जो मैं भूल गया था। पिफनर ने 5 तरह के इसमें सुझाव बताए हैं, जो है बजट अर्थात आय व्यय संबंधी क्रियाओं को क्रियान्वित करना, एक्सक्यूशंस ऑफ द बजट एक इसमें और है। टोटल पिफनर ने 5 तरह के उद्देश्य बताए हैं। तो ये हमारा आज की क्लास थी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।